आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। और मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर वर्षा सिंह आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग सभी के लिए। राधे राधे, राधे कृष्णा। कैसे हैं भाई आप सभी? रिशु कश्यप जी, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी के लिए। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, आज हम आपको हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं उनके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे आज हम वो बताएंगे आपको। ठीक, तो जल्दी से जुड़ जाएं हमारे साथ में। वेरी गुड मॉर्निंग सभी के लिए। सनी कुमार गौतम जी, जाकिया खातून, वेरी गुड मॉर्निंग। सनी, हम ठीक हैं, आप लोग बताइए आप कैसे हो? चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग सेशन को शेयर कर लें फटाफट से, सारे स्टूडेंट जुड़ जाएं हमारे साथ में। स्टूडियो बघेल, वेरी गुड मॉर्निंग। ऋषभ यादव जी, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रियांशी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखाने जा रहे हैं, आप उनको नोट डाउन करिएगा। ठीक है, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक कराएंगे आज, फिर उसके आगे का देखेंगे। ठीक है ना। राधे राधे प्रियांशी जी, राहुल, जाकिया, सबके लिए वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अल्फा इंस्टीट्यूट वाले, चलिए सभी के लिए वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक या कहो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा नोट डाउन करते चलेंगे। टॉपिक ही समझ लीजिए आप। ठीक है, फर्स्ट, आवृतबीजी पौधों में जो हमारा द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास रहता है, ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आवृतबीजी पौधों में चित्र की सहायता से द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का वर्णन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट डाउन करते चलिएगा। इंपॉर्टेंट आप लोग पूछते हो कि मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता दीजिए, तो वो ही बता रहे हैं। ठीक है, आवृतबीजी पौधों में चित्र की सहायता से द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का वर्णन। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन को। आवृतबीजी पौधों में पूछा है कि आवृतबीजी पौधों में चित्र की सहायता से जो द्विबीजपत्री है, द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का वर्णन करना है। नोट डाउन करते चलेंगे। जी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा या नेक्स्ट टॉपिक हमारा, आवृतबीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है? निषेचन पश्च घटनाओं का वर्णन कीजिए। कई बार हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, निषेचन पश्च घटनाओं के बारे में बताइए, यानी कि निषेचन के बाद में जो होने वाली घटनाएं हैं उनके बारे में पूछते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही रहेगा, आवृतबीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है, निषेचन पश्च घटनाओं के बारे में बताइए। आवृतबीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है? निषेचन
पश्च, ठीक है, निषेचन पश्च घटनाओं के बारे में बताइए। ठीक है, क्लियर है। यानी कि इसमें पूछा है जब निषेचन हो जाएगा उसके बाद में जो हमारी निषेचन पश्च घटनाएं रहती हैं उनके बारे में पूछा है, जैसे कि बीजांड से बीज का बनना और अंडाशय से फल का बनना। ठीक है, क्लियर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग देशी क्लियर, रेशु कश्यप जी, निशु राव वेरी गुड मॉर्निंग, पवन निर्मल जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहे हैं, आप लोग बोलते हो मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, वो सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जा रहे हैं, फटाफट से आप मेरे साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपरा की परिभाषा, अपरा की परिभाषा व इसके कार्य बताइए, कार्य बताइए। प्लेसेंटा के बारे में पूछा है, प्लेसेंटा की क्या परिभाषा है, क्या होता है प्लेसेंटा और इसके कार्य क्या क्या होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन पहुंचाना भ्रूण तक, ठीक है, पोषण पहुंचाना भ्रूण तक, ये सब किसका काम रहता है, प्लेसेंटा का काम रहता है। ठीक है, चलो देखेंगे जाकिया जी, अभी मैं इंपॉर्टेंट पहले बता दे रही हूं, टाइम मिला तो इनको सॉल्व भी करा देंगे आपको। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक कहेंगे नर जनन तंत्र को, नर जनन तंत्र को या नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए, कीजिए व शुक्राणु निर्माण, व शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया समझाइए, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया समझाइए। ठीक है, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया समझाइए। अब देखो यहां से मैंने आपको बताया है नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसी में हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी रहता ही रहता है। ठीक है, यहां तक नोट डाउन कर लिया। नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए व शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए, इसी में रहता है हमारा मादा जनन तंत्र। फोर्थ का ही सेकंड मान लीजिए, फोर्थ का सेकंड है ये मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए। मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, क्लियर यहां तक? देखिए नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि फिर आप लोग बाद में जब मैं कुछ और पढ़ा रही होती हूँ तब आप बोलते हो कि मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। ठीक है ना, सेशन को शेयर भी कर लें भाई। सेशन को शेयर करते रहे। आशीष सिंह जी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस से, किससे है? शुक्राणु जनन या युग्मक जनन, सॉरी युग्मक जनन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? युग्मक जनन किसे कहते हैं? इसी में आ जाता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, अंड जनन व शुक्र जनन, व शुक्र जनन, यानी कि oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस की बात की जा रही है। अंड जनन व शुक्र जनन की प्रक्रिया को समझाइए।
प्रक्रिया को समझाइए, या हम कहेंगे शुक्र जनन की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए, चित्र सहित समझाइए या व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब इसमें से आपको युग्मक जनन पूछ सकता है। युग्मक जनन किसे कहते हैं? यानी कि युग्मक बनने की जो प्रक्रिया रहती है उसको हम युग्मक जनन कहते हैं। जैसे कि मेल में हमारा रहता है स्पर्म और फीमेल में रहता है हमारा एग। ठीक है, अब या तो युग्मक जनन पूछ लेगा, उसमें भी आपसे अंड जनन पूछ सकता है या शुक्र जनन यानी कि oogenesis पूछ सकता है या स्पर्मेटोजेनेसिस पूछ सकता है। पूरा ये एक ही प्रोसेस है, पूरा आपको आना ये चाहिए। ठीक है, अजय कश्यप जी, मैम जी वेरी गुड मॉर्निंग। यूट्यूब पर आपकी मैसेज नहीं आती है। अजय कश्यप जी, मैं मैसेज करती ही नहीं हूँ तो मेरा मैसेज आएगा कहाँ से? ठीक है, जैसे कि अभी मैं आप लोगों के कमेंट देख रही हूँ, मैं मैसेज करूँ तो मेरा मैसेज ज़रूर आएगा, मैं मैसेज नहीं करती। ठीक है, उस्मा खान जी, मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी, मैसेज करूंगी तो मैं आपको यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगी। ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप लोग? अगर मैं आप लोगों को मैसेज करने लगी तो फिर मैं आपको कैसे पढ़ा पाऊंगी बताइए? आपको मैसेज करने में ही रह जाऊंगी मैं तो पूरा टाइम। ठीक है जाकिया जी, बिल्कुल परेशान मत होइए, उसको हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, जितना हो गया है उसके आगे का जरूर कंप्लीट करा देंगे, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमटीपी का क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? एमटीपी का क्या उद्देश्य है? एमटीपी पता है सबको, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात यहाँ पर की जा रही है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी का क्या उद्देश्य है, क्यों एमटीपी कराई जाती है, क्या प्रोसेस है इसका, सारा कुछ आपको इसमें बताना है। ठीक है, हुमानूर जी, मैम आप नेक्स्ट ईयर का सेशन कब से स्टार्ट करोगी? जल्दी ही कर देते हैं, जैसे अभी आप लोगों के फरवरी में एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद से ही तुरंत स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है मैम, फिगर बनाने में प्रॉब्लम आती है तो निशु राव जी, आप देखो डायग्राम की बात कर रहे हैं तो डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आपको हर बार बोला है जब डायग्राम की बात करती हूँ मैं कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उससे पहले आपको डायग्राम नहीं आएंगे। ठीक है ना, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, या नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बंद दंपतियों हेतु। बंदे या बांधे दंपतियों हेतु संतान प्राप्त करने में सहायक विधियों के नाम। ठीक है, बंद दंपतियों के लिए संतान पाने हेतु सहायक जनन प्रौद्योगिकी या कहेंगे सहायक विधियों के नाम। ठीक है, सहायक विधियों के नाम बताने हैं। ठीक है, बंद दंपतियों हेतु जो सहायक विधियां हैं, सहायक विधियां कौन सी? सहायक जनन जो हमारी विधियां रहेंगी उनको बताना है।
कि ऐसे दंपत्ति जो संतान प्राप्त नहीं कर पाते हैं नेचुरली, उनको वो कौन कौन सी विधियां हैं जो उनको हेल्प करती हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर इस टाइप का आएगा तो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। उसको आप इसमें आपको सैरोगेट मदर, IVF, हमारा IUI इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र और हमारा गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, सब कुछ ही बता देना है। ठीक है, इस टाइप का लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो सब कुछ बता देना है, सबके बारे में आपको लिख कर वहां पर आ जाना है, पर अपनी स्पीड लिखने की तेज रखनी है। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जनसंख्या विस्फोट व जन्म नियंत्रण पर निबंध। क्या है? जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट व जन्म नियंत्रण पर निबंध। ठीक है, या तो जनसंख्या विस्फोट पूछ लेगा या जन्म नियंत्रण, एक ही बात है। जनसंख्या विस्फोट यानी कि बहुत ही कम समय पर किसी एक विशेष स्थान पर जनसंख्या का अचानक से बढ़ जाना क्या कहलाता है? हमारा जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। ठीक है, और जन्म नियंत्रण, अब हम उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जैसे कि प्रिकॉशंस ले सकते हैं। ठीक है, बच्चों की कम एज में शादी नहीं करनी चाहिए, ये सब जो रहता है पुराने रीति रिवाजों से इंसान को आगे निकल के आना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को लड़का चाहिए तो लड़के की चाह में किसी को लड़कियां पैदा होती चली जा रही हैं, तो वो भी तो हमारे समाज की पॉपुलेशन को बढ़ाया जा रहा है उस तरीके से भी। तो जो पुराने रीति रिवाज हैं, दकियानूसी विचार हैं, उनसे बाहर निकल के आना चाहिए, तो इन सब पे काम किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर यहां तक? मैम MTP में पूरा लिखना है। देखो मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ, आपको इन टॉपिक को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। अगर आपसे शॉर्ट पूछा है तो आप शॉर्ट में लिखेंगे, अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है तो आप लॉन्ग क्वेश्चन की तरह आंसर करेंगे। यानी कि जैसे उनका क्वेश्चन होगा आपके लिए वैसे उसी तरीके से आप उनको आंसर करना। ठीक है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एमनियोसेंटेसिस से क्या तात्पर्य है? आपको बताना है एमनियोसेंटेसिस के बारे में। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस के बारे में बताना है। एमनियोसेंटेसिस बता चुकी हूँ, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने आपको बताया नहीं है, आपको कराया नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ ये मैंने इसमें से आपको कुछ नहीं कराया है। अब आप खुद देखिए, मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखा रही हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बता रही हूँ, तो आप खुद सोच के देखिए कि इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने आपको नहीं कराया है। सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर पहले करा चुकी हूँ। ठीक है, अजय कश्यप जी, मेडिकल ट्रांसफ़र नहीं है, वो मेडिकल ट्रांसफ़र प्रेगनेंसी नहीं है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वहाँ पर, MTP का फुल फॉर्म, जो कि पूछा भी जाता है। ठीक है, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के
पौधे में कितने जोड़ी विपरीत या विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया। ठीक, यानी आपको बताना है कि सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो मटर के पौधे पर अध्ययन किया था, मटर के पौधे पे जो स्टडी की थी, वो कितने विपरीत लक्षण थे और कौन कौन से थे। ठीक है, आप सभी को पता है। हाँ, प्रेमी राजपूत जी ने आंसर कर दिया है 7 जोड़ी। ठीक है, आशीष सिंह जी ने, आशीष सिंह मैम ट्रेंडिंग टॉपिक्स का वीडियो लाओ। ठीक है आशीष जी, पूरी कोशिश करेंगे। प्रेमी राजपूत जी ने आंसर किया है 7 जोड़ी। बिल्कुल सही कहा है सर। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के जो पौधे पर विपरीत लक्षणों का जो अध्ययन किया था वो 7 जोड़ी थे। ठीक है, 7 जोड़ी में बहुत फटाफट से एक बताती हूँ। पौधे की लंबाई, फूल की स्थिति, पौधे की लंबाई, फूल की स्थिति, फूल का रंग, बीज का रंग, बीज का आकार और हमारा क्या बचा, फल का आकार और फल का रंग। ठीक है, ये 7 विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक, क्लियर है। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंड्रोम किसे कहते हैं। सिंड्रोम किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। देखिए सिंड्रोम किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। अब मैं आपको काफ़ी सारे सिंड्रोम बता चुकी हूँ। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइयन-फिल्टर सिंड्रोम, क्राइटोचैट सिंड्रोम। ठीक है, ये सब के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब सिंड्रोम में से वो आपको कोई सा भी सिंड्रोम पूछा जा सकता है। ज़्यादातर जो हमारे अभी तक पूछे गए हैं वो है हमारा टर्नर सिंड्रोम और हमारा डाउन सिंड्रोम। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं डाउन और टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, कभी कभी हमारा क्लाइयन-फिल्टर सिंड्रोम भी पूछ लिया जाता है। मूड की बात है, पर आपको पता होना चाहिए कि सिंड्रोम क्या होते हैं, आपको पढ़ाया गया है। ठीक है ना, क्लियर। क्लियर, मैंने आपको डाउन सिंड्रोम भी पढ़ाया है, टर्नर सिंड्रोम भी पढ़ाया है। चलिए आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, या नेक्स्ट टॉपिक है जीन उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। जीन उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, यानी कि जीन म्यूटेशन की बात की जा रही है, जीन उत्परिवर्तन की बात यहाँ पर की जा रही है। जीन उत्परिवर्तन या जीन म्यूटेशन किसे कहा जाता है। टॉपिक सारे पढ़ाए हुए हैं, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पढ़ाया है। ठीक है, उल्बेदन एमनियो सेंटेंसेस एक ही बात है। उल्बेदन हिंदी में उसको कह देते हैं, एमनियो सेंटेंसेस वो हमारा इंग्लिश में रहता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस व सह प्रभाविता। सह प्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंस। ठीक है, में अंतर बताइए, अंतर बताइए, अंतर बताइए। अपूर्ण प्रभाविता व सह प्रभाविता में अंतर पूछा है। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता फटाफट से बता देती हूं, जिसमें क्या होता है,
जो F1 पीढ़ी आती है वो अपने किसी भी जनक से नहीं मिलती है, इसीलिए हम उसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता का नाम देते हैं। ठीक है, और सह प्रभाविता यानी कि इसमें दोनों लक्षण साथ में प्रदर्शित होते हैं, जैसे कि हमारा ब्लड ग्रुप ए और बी। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी यानी कि दोनों अपने अपने शर्करा को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों अपने अपने लक्षणों को दर्शाते हैं। ऐसा है नहीं कि ए ने अपने आप को दर्शाया, बी को वहां पर दबा दिया, नहीं, दोनों अपने लक्षणों को साथ में प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए हम इसको सह प्रभाविता कहते हैं। एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप ए बी। और हमारा अपूर्ण प्रभाविता का है, जो आपको याद होगा जिन स्टूडेंट ने पढ़ा है, हम लाल व सफेद पुष्प का क्रॉस कराते हैं तो हमको F1 पीढ़ी कैसी मिलती है, सारी की सारी गुलाबी मिलती है। ठीक है, तो अपूर्ण प्रभाविता में F1 पीढ़ी ऐसी आती है जो किसी भी जनक से नहीं मिलती है। ठीक है, क्लियर यहां तक सभी को? चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है पक्षियों में लिंग निर्धारण। पक्षियों में लिंग निर्धारण की विधि को समझाइए। विधि को समझाइए। क्लियर है? पक्षियों में लिंग निर्धारण की विधि को समझाइए। ठीक है, इसमें हमारे ड्रोसोफिला वगैरह भी आ सकते हैं और इसमें हमारा हनी बी वगैरह भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 तक हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है लिंग निर्धारण। ठीक है, पक्षियों में लिंग निर्धारण की विधि को समझाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग सहलग्न। क्या है? लिंग सहलग्न वंशागतिकी पर टिप्पणी लिखिए। लिंग सहलग्न वंशागतिकी 14 है तो अब चलेगा हमारा 15। लिंग सहलग्न वंशागतिकी या वंशागतिकी पर टिप्पणी दीजिए। टिप्पणी दीजिए। लिंग सहलग्न वंशागतिकी या वंशागति किसे हम कहेंगे? ठीक है, लिंग सहलग्न वंशागतिकी। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जा रहे हैं। आज मैं देख रही हूं, आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं तो आज क्लास में बच्चों की संख्या कम है। ऐसा क्यों होता है भाई? वैसे बोलते रहते हैं मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, अब बताए जा रहे हैं तो क्लास में बच्चे ही गायब हैं। सॉरी। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल द्वारा प्रस्तुत नियमों की व्याख्या। नियमों की व्याख्या कीजिए। व्याख्या कीजिए। ठीक है, मेंडल द्वारा प्रस्तुत नियमों की व्याख्या कीजिए। यानी कि सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो जो नियम दिए थे उनको आपको एक्सप्लेन करना है। सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए थे? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, याद रखना है सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने 3 नियम दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तीनों नियम लिखने हैं। क्वेश्चन आता है लॉन्ग तो आपको पूरा वो करना पड़ेगा। ठीक है,
क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। डीएनए तथा आरएनए में अंतर। डीएनए तथा आरएनए में अंतर। डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताना है। ठीक है, ये तो मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन तो हर स्टूडेंट को रट जाना चाहिए, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ठीक है, आगे चले। मैं और बाकी सारे क्वेश्चन लिख दूं, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लीजिएगा। ठीक है, एक बार मैं स्टार्टिंग से लगा दूंगी, जो भी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले लेना। ठीक है, हाँ सही बात है। अगर आप ये है निशु राव जी, अभी नोट नहीं कर पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट डाउन कर लेना। एक बार मैं स्टार्टिंग से भी आप लोगों को दिखा दूंगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो डीएनए से डीएनए आरएनए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और हमारी वॉटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए का मॉडल, उसका चित्र सहित उसकी हमको व्याख्या करनी है। ठीक है, वॉटसन तथा क्रिक द्वारा, वॉटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए मॉडल, डीएनए मॉडल की चित्र सहित व्याख्या, चित्र सहित व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए चित्र सहित। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए हमारे डीएनए से। डीएनए आरएनए में अंतर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए का हमारा स्ट्रक्चर है वॉटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए का मॉडल। राधा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। आरएनए के कितने प्रकार हैं? कितने प्रकार हैं? ठीक है, आरएनए के कितने प्रकार हैं? टीआरएनए की चित्र सहित व्याख्या कीजिए, चित्र सहित व्याख्या या वर्णन कीजिए। ठीक है, चित्र सहित व्याख्या कीजिए। ये हैं आज के हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहाँ तक? चैप्टर नंबर 6 तक। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 तक हमारे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। क्लियर सभी को? बताएं फटाफट से, नोट डाउन कर लीजिए सभी। ठीक है, आपको लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें बताना है आपको आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमारा एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए यानी कि हमारा ट्रांसफर आरएनए। अब देखो जहाँ पे अब मैंने इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा मैंने बताया है आपको कि आरएनए के टाइप और उसमें टीआरएनए आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब आपको ये पता होगा कि आरएनए के कितने प्रकार हैं, तो चाहे वो आपसे टीआरएनए पूछ ले, चाहे एमआरएनए, चाहे आरआरएनए, पर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा रहता है हमेशा हमेशा जो इम्पॉर्टेंट रहता है वो है टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए। स्ट्रक्चर हमारा इसका कुछ बता देती हूँ फटाफट से। कुछ हमारा इसका स्ट्रक्चर कुछ नहीं ऐसा ही रहता है। ठीक है, इसका जो हमारा स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का रहता है। ठीक,
थोड़ा सा यहाँ पे हो गया है बस ये, ठीक है। ऐसा ये हमारा डायग्राम रहता है टीआरएनए का, ठीक है। टीआरएनए का ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, यानी कि टी शेप में दिखता है, इसीलिए हम उसको टीआरएनए बोल देते हैं, ट्रांसफर आरएनए। क्लियर सभी को? देखिए ये जो है हमारे चैप्टर 6 तक है, ठीक है। मैंने अभी बताया ना चैप्टर 1 से लेके 6 तक है, उसके आगे बताएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। सेशन को आप लोग सभी शेयर कर लीजिए, जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है सेशन को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।